सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता चौहान की लिखी कहानी खोई बारिशें। रात गहराने लगी थी। कुछ कुछ बैगनी रंग ओढ़े पर बादल बिखरे थे। हवाओं से बेधड़क हिलते खिड़की के पर्दे बता रहे थे कि आज शायद तूफान आएगा। मैंने कमरे में घुसती जिद्दी हवाओं से झगड़ते हुए जैसे ही खिड़की बंद की तभी तेज आवाज के साथ लाइट चली गई। हो चुका काम। झुंझलाते हुए मैं कबर्ड में रखी टॉर्च ढूंढने लगी, लेकिन कमरे में घुप अंधेरा था। रात के 11:30 बजे थे। मैं चुपचाप आकर कुर्सी पर टिक गया। वहीं टेबल पर मुंह ढाके पड़ा मेरा लैपटॉप अब भी पूरे बैटरी बैकअप के साथ काम करने को तैयार था, लेकिन मेरे मन ने हाथ पीछे खींच लिए। डैड सो जाइए अब। ये मेरे बेटे निखिल की आवाज थी, जो इधर उधर रोशनी फेंकते हुए इमरजेंसी टॉर्च को मेरी टेबल के एक कोने पर टिका चुका था। मैंने उन घटती बढ़ती परछाइयों में उसे नजर भर के देखा। उसके चेहरे पर सुकून था। मैं टकटकी लगाए उसे देखे जा रहा था, जैसे कि वो 20 दिन बाद नहीं, आज अभी जा रहा हो स्कॉटलैंड। निखिल को स्कॉलरशिप मिली थी। खुश था मैं, जैसे आज उन सारी रातों का हिसाब ब्याज सहित मिला हो जो मैंने ऑफिस में जागते हुए गुजारी थी। अच्छे से अच्छा स्कूल, दिल्ली का बेस्ट कॉलेज, वो सारी कोचिंग क्लासेस जो मैं चाह कर भी कभी ज्वाइन नहीं कर पाया, वो सब निखिल को मिल रहा था। मुझे चुप देखकर निखिल बोला, मौसम खराब है, लाइट आने के चांसेस कम है। तुमने लिस्ट चेक कर ली? कुछ और चाहिए तो अभी बता दो, वहाँ पापा नहीं मिलेंगे। मैंने कहा। मैं उससे ज़्यादा शायद खुद को विश्वास दिला रहा था कि कुछ दिन बाद निखिल मेरे साथ नहीं होगा। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ, कहते हुए वो दरवाजे पर एक थपकी देकर कमरे से चला गया। उसकी हथेली की वो थाप उस दरवाजे पर नहीं, जैसे मेरे दिल पर लगी थी। जाने के बाद वापस लौटना क्या इतना आसान होता है? क्या मैं लौट पाया वापस कभी अपने घर? ये सवाल मेरा खुद से था, जिसका जवाब ढूंढने की न जाने क्यों मैंने कभी कोशिश ही नहीं की थी। मैंने टॉर्च बुझा दी और उठकर खिड़की खोल दी। बाहर की हवा किसी बेसब्र मुसाफिर की तरह कमरे में दाखिल हो गई। फिर से वही सवाल मेरे जहन में गूंज गया, क्यों मैं वापस गांव नहीं लौट पाया? सवाल से उलझते हुए मैं वहीं खिड़की पर ठहरा रहा। नींद तो आज जैसे मेरे भारी मन के पीछे किसी पंख की तरह दुबकी पड़ी थी। आंखों के सामने कई तस्वीरों की रेल सी बिछ गई। वक्त जैसे अपने आप को दोहरा रहा था। चेहरे बदल गए, लेकिन वक्त की फितरत नहीं। निखिल आज उसी तरह पढ़ने विदेश जा रहा था जैसे मैं 30 साल पहले दिल्ली चला आया था। तो क्या पिताजी उस समय वही महसूस कर रहे होंगे जैसा मैं अभी महसूस कर रहा था? गम और खुशी के बीच झूलती हुई एक अजीब सी कशमकश। याद आ रहा था वो दिन जब पिताजी स्टेशन तक मुझे छोड़ने आए थे। ट्रेन आ गई थी। मैं जल्दी जल्दी सामान चढ़ाने लगा तो वो मुझे रोक कर बोले, आज कॉलेज होता तो यहीं पढ़ाता तुझको, शहर ना भेजता। ये कहते हुए उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेर दिया। उनकी आंखों में मुझको पहली बार पानी की हल्की परत दिखी थी। ट्रेन चल दी और मैं चलती ट्रेन से उनको देर तक देखता रहा। उस दिन शायद कुछ था जो वो मुझसे कहना चाहते थे। साथ ही ये भी चाहते थे कि मैं उनके बिन बोले ही सब समझ जाऊं। तब मैंने 12वीं पास की थी। इतना बड़ा नहीं हुआ था मैं कि उनकी आंखें पढ़कर कुछ समझ पाता। और जब समझने लायक हुआ तो मुझ में दुनियादारी इतने अंदर तक फैल चुकी थी कि वापस लौटना तो दूर, साल 6 महीने में घर पहुंचने से पहले भी मैं नफा नुकसान की लिस्ट तैयार कर लेता था। मेरी जरूरतों का दायरा बढ़ गया था। गांव में मुझे अपने लिए कुछ फायदा दिखा ही नहीं। एक डर था कि अगर मैं गांव गया तो पिताजी मुझे वहीं ना रोक लें। इसी डर के चलते मैंने मिलने मिलाने की गर्म शॉल छोड़कर फोन पर की फॉर्मेलिटीज का लबादा पहन लिया और धीरे धीरे औपचारिकता की रेतीली मिट्टी में उन रिश्तों की जड़ें भी सूख गईं। मैं निखिल के भविष्य के बारे में सोचते हुए अपनी बीती जिंदगी में गोते लगा आया था।
यादों का वो हिस्सा जो मेरे सीने में कहीं अंदर दबा हुआ था, जहां कभी कभी एक टीस उठती थी और उस वक्त लैपटॉप पर चलती मेरी उंगलियों की स्पीड अचानक इतनी बढ़ जाती कि घर को भुला देने की वो गिल्ट किसी एक्सेल शीट में कैद होकर रह जाती। अब जब निखिल मुझसे दूर जा रहा था तो मेरा मन न जाने क्यों 2 दिन के लिए ही सही मगर गांव लौटने की वजह तलाश करने लगा, और शायद वो वजह मुझे मिल गई थी। कितना सोचने लगा हूं मैंने लंबी सांस लेते हुए खुद से कहा। तपते रिश्तों की कुछ ठिठुरती यादें एक एक करके मेरे अंदर उतरने लगी थी। पहली बार जब मैं छुट्टियों में घर गया था तो कैसे माँ सरसों के तेल से भरी कटोरी मेरे सर पे उड़ेलते हुए बोली थी, हमारे शहरी लल्ला कैसे मुरझाए गए हैं। और पिताजी माँ की यूपी मिक्स्ड हिंदी पर रीझते हुए बोले, मुरझाए नहीं, तुम्हारे शहरी लल्ला जरा बौराए गए हैं, तुम तो रह नहीं दो। कह के माँ उनकी ओर देखते हुए आंखों ही आंखों में मुस्कुरा दी थी। मैं बीते दिनों की उन्हीं यादों को इसी अंधेरे कमरे में छोड़ते हुए निखिल के कमरे में आ गया। उसके पलंग पर सामान बिखरा पड़ा था। उन सब के बीच में वो गुडी मुडी होकर लेटा था। दिन भर समझदारी झाड़ता रहेगा और अब देखो कैसे बच्चों की तरह सोया है, मैंने मन ही मन कहा और हाथ बढ़ाकर उसका जरा सा खुला मुंह बंद कर दिया। मेरा मन चाह रहा था कि मैं उसको आज यूं ही सोते हुए देखता रहूं। कुछ सोचकर मैं निखिल के पास ही लेट गया। ख्यालों की रेल फिर चल पड़ी थी। लगभग कितने साल हो गए होंगे मुझे गांव गए हुए, शायद 15 या 16 साल या इससे भी ज्यादा। निखिल के मुंडन पर मैं सप्ताह भर गांव में रुका था और उन 7 दिनों में रिश्तों का स्वाद जैसे और फीका महसूस हुआ। कितना रो रहा था निखिल जब टपटपाते उसके बालों के गुच्छे एक एक करके नीचे गिर रहे थे। उसके बाद जब माँ ने निखिल की मुट्ठी में गुड़ की डली थमाई तो मैंने चुपके से उसको झाड़कर उसकी जगह चॉकलेट रख दी थी। ये माँ ने तो नहीं देखा, लेकिन पिताजी ने मेरी चोरी पकड़ ली थी। मैं उनसे नजरें चुराते हुए यहाँ वहाँ झांकने लगा तो वो नीचे मिट्टी में सनी गुड़ की डली उठाते हुए बोले, अगली बार घर आए तो अपने शहर को शहर ही छोड़ के आना। अगली बार, आज इतने सालों बाद पिताजी के वही शब्द मेरे जहन में गूंज गए। मेरा मन भारी हो गया। मैं निखिल के पास से जाने लगा। वो आंखें मिचकाते हुए बोला, आ गई लाइट। बोल दिया कि स्कॉटलैंड जाने से पहले तेरे दादू तुझसे मिलना चाहते हैं, जबकि सच तो कुछ और ही था। निखिल के बहाने मैं मिलना चाहता था माँ से, पिताजी से। क्या वाकई यही वजह थी मेरे घर लौटने की? कुछ देर बाद हम जयपुर के लिए फ्लाइट में बैठ चुके थे। मैंने कितने टूर किए थे लेकिन कभी ऐसी धकधकी महसूस नहीं हुई। निखिल मेरे पास ही बैठा था और उसको देखकर पता लग रहा था कि उसे मेरे अतीत के किसी भी हिस्से में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे लिए इतना ही काफी था कि वो साथ आने को राजी हो गया था। हम एयरपोर्ट से सिंधी बस कैंप और वहां से सीधे घर के सामने खड़े थे। घर की वो कलई से पुती दीवारें कुछ ऊंची लग रही थीं, लेकिन वो दरवाजा वैसा ही था। दोनों पलड़ों पर वही लोहे के कंगन लटकाए जैसे मेरे ही हाथों का इंतजार कर रहा हो। इससे पहले मैं उनको खड़काता अंदर से सांकल खुलने की आवाज आई। मैं थोड़ा पीछे हट गया। सामने माँ थी। हैरानी से मुझे देखते हुए वो मिट्टी से सने हाथों को छिपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी नजर उनके हाथों पर नहीं, झुर्रियों से भरे उनके चेहरे पर थी। उन्हें देखकर मुझे बुरा क्यों लग रहा था? माँ पिताजी को बूढ़ा होते देखना सहज क्यों नहीं होता? हर बार शहर में हमारे घर आने पर वो दोनों मुझे कुछ और ढले हुए मालूम होते थे और मैं डर कर उनसे थोड़ा और दूर चला जाता था।
डैड अंदर चलो ना, निखिल ने कहा तो मैंने ख्यालों से खुद को बाहर खींचते हुए पहले उसे देखा और फिर आंगन को, जिसके एक कोने में उपलों का पहाड़ खड़ा था। मेरी नाक जैसे जलते हुए चूल्हे की महक से भर गई। जूते झाड़ते हुए मैं अंदर आ गया। पिताजी आंगन में बैठे थे। मुझे एक उलझन महसूस हो रही थी। माँ से क्या कहूं, प्रणाम कर लूं या गले लग जाऊं, और पिताजी, उनसे वही पूछ लूं जो मैं फोन पे पूछता था, और सब ठीक। मेरी बेपरवाही आज मुझे बहुत खटक रही थी। उधर माँ आंगन वाले नीम के नीचे खाट बिछा चुकी थी, लेकिन निखिल पेड़ के चारों ओर बने उस चबूतरे पर चढ़कर बैठ गया जो कभी मेरे बचपन की शामों का हिस्सा हुआ करता था, या कहूं बातों का अड्डा। जैसे होता है ना आजकल ग्रुप चैट। तब मोबाइल्स नहीं थे तो हम बच्चे इसी चबूतरे पर घंटों पंचायती किया करते थे कि इस मौसम किसके बाग की कैरियां ज्यादा खट्टी हैं और किसके जामुन ज्यादा मीठे। आज उसी जगह निखिल बैठा था, हाथ को इधर उधर घुमाता हुआ मोबाइल पे नेटवर्क चेक कर रहा था। पिताजी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन निखिल से ढेरों सवाल कर लिए थे। कैसे हो, क्या कर रहे हो, सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बस में बैठने को जगह मिली कि नहीं। माँ भी मुझसे यही सवाल पूछ रही थी, लेकिन मैं बस यही सोचे जा रहा था कि क्या जवाब दूं। सड़कों की हजारों किलोमीटरों की दूरी तो मैं हवाई सफर से चंद मिनटों में तय करके आ गया था, लेकिन बातचीत रुकने पर जो फासला दिलों के बीच आ चुका था, उसको पार करने का क्या कोई हवाई जहाज नहीं होता। मेरा दिल सवालों के कुएं में उतर गया और आंखें नीम की उस डाल पर अटक गईं जहां झूले की रस्सी के घिसने के कुछ निशान बन गए थे। पैरों में झुरझुरी सी दौड़ गई। मुझे ऐसे ऊपर टकटकी लगाए देखते हुए माँ मुस्कुरा दी, बोली, पड़ोस के बच्चे मानत ही नहीं, बस जिद पकड़ लेते हैं, दादी झूला दादी झूला। माँ जब भी थोड़ी भावुक होती थी तो उनकी बोली बदल जाया करती थी। पिताजी उनको टोकते हुए बोले, पहले कुछ खिला पिला दो, बच्चा भूखा होगा। तुम्हारे बेटे के दिमाग का कुछ पता थोड़े है, अब वहीं उठ के शहर को चल दे। ये सुन के माँ सर हिलाती हुई अंदर चली गई। मैं शायद इसी इंतजार में था। मैंने बिना वक्त जाया किए पिताजी से कहा, निखिल आगे बढ़ने के लिए विदेश जा रहा है, मैंने ही सोचा उसे सबसे मिलवा दूं। मेरे इतना कहते ही निखिल ने मुझको घूर कर देखा और उठकर बाहर चल दिया। मैंने गहरी सांस ली। उसकी नाराजगी जायज थी, झूठ बोलकर उसे अपने साथ लाना गलत था। इस बीच मुझे परेशान होते देखकर पिताजी बोले, निखिल के जाने पर अकेला हो जाएगा तू, पैसा भी काफी खर्चा हो रहा होगा, है ना। वो तो है, लेकिन एक बार उसके हाथ में डिग्री आ गई तो करोड़ों का पैकेज होगा, मैंने कहा। ये अच्छा किया तूने, हमेशा की तरह सारा हिसाब पहले ही लगा लिया। खुश रहना चाहिए, कहते हुए पिताजी खाट से उठने की कोशिश करने लगे और मैं उनके कहे लफ्जों को समझने की। पिताजी ने नजर उठाकर आसमान में उमड़ते बादलों को देखा और फिर वो भी बाहर चले गए। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। ये बूंदों का शोर जैसे मेरे अंदर पसरे सन्नाटे पर बरस रहा था। जिन सवालों से डरकर मैं गांव चला आया था, पिताजी ने वही डर मेरी आंखों में पढ़ लिया था। वो कहना क्या चाहते थे कि निखिल भी वापस नहीं लौटेगा, लेकिन मुझको यकीन था कि वो चाहे विदेश में कितना ही कमा ले, घर तो उसका दिल्ली ही है जहां वो बड़ा हुआ, जैसे मेरा घर ये गांव। सोचते सोचते मैं रुक गया। तो क्या मुझे भी गांव लौटाना चाहिए जैसे मैं निखिल के लिए सोच रहा था? क्या पिताजी ने भी मुझको दिल्ली भेजने से पहले इतना सोचा होगा? मैं इन्हीं ख्यालों में गुम था कि तभी माँ की आवाज आई, देख ले लला, कैसे गड़गड़ाते बरसत पानी में भी तेरे पिताजी को घूमन की सूझी है। मैंने बिना कुछ कहे कमरे से पिताजी का काला छाता उठाया और उनको ढूंढते हुए अपने खेत पहुंच गया। खेत खाली थे, एकदम नीरस, सपाट। पड़ोस के खेत में जरूर कुछ कटी कटाई फसल पड़ी थी।
मैं बुझे मन से वापस लौट ही रहा था कि देखा सड़क के उस ओर बनी चाय की टपरी पर निखिल बैठा था। मैंने भागते हुए आवाज लगाई, निखिल। दुकान तक पहुंचते हुए मेरे कदम धीमे हो गए। हाथों में चाय का कप थामे पिताजी भी वहीं पास ही बैठे थे। वो दोनों बातों में इतने खोए थे कि उन्होंने मुझको देखा ही नहीं। मैं उनके सामने ना आकर किनारे पर खड़ा हो गया। पिताजी कह रहे थे, हमने सुना है बारिश होने पर वहां विदेश में खेत पर मशीनी चादर डाल देते हैं। हाँ, और वहां सूखा भी नहीं पड़ता दादू, हेलीकॉप्टर से बादल बनाए और हो गई बारिश, निखिल बोला। पिताजी के चेहरे पर मुस्कान उतर आई। सूखी मिट्टी पर टप टप गिरती बूंदों को देखकर वो बोले, तो ये बारिश देख रहा है ना, बारिश होने पर इतनी दूर बैठा आसमान भी धरती की नरम मिट्टी को छू लेता है। अब रिश्ते भी तो ऐसे ही होते हैं, चाहे कोई कितना भी दूर रहे, प्यार भरी बातें नोक झोंक चलती रहे तो रिश्ते की सांस चलती रहती है। वरना जी तो सभी रहे, अपनों के साथ अपनों के बगैर। कहते हुए पिताजी ने चाय का ग्लास उठा लिया। चाय के उठते धुएं ने उनके चश्मे को धुंधला कर दिया था। मैंने ऐसी ठंडक भरी शाम पहली बार देखी दादू। अजीब सी खुशबू है यहाँ आपके मेरे गांव की। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, निखिल बोला। पिताजी ने उसे गौर से देखा और उसके सर पर वैसे ही हाथ फेर दिया जैसे दिल्ली जाने से पहले मेरे सर पर फेरा था। मैं बहुत कुछ भूल चुका था, लेकिन उनके इस स्पर्श को कैसे भूल सकता था। मैं खुद में जरा सा सिमट गया। मुझे लगा था मैं इन बारिशों की तरह रिश्तों को भी खो चुका था, लेकिन बारिशें खोई कहाँ थीं? वो तो यहीं थीं, अपनी जगह। मुझे बस हाथ बढ़ाकर उन्हें महसूस भर करना था। मेरा दिल हल्का हो गया। रिश्तों की सूखी जमीन जैसे भीग रही थी। जिंदगी में कई मोड़ मुड़ने के बाद अब मुझे अपने गांव, अपने घर की ओर आती एक राह तलाशनी थी। दोस्तों का